हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय न्याय संहिता 2023 के क्लास नंबर 5th में हैं। और इसके पहले हमने अपने 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आई थिंक अबेटमेंट तक हमने कवर कर लिया है, यानी ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट क्या होता है और इसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे बीएनएस में, उसको हमने कवर कर लिया है। तो आज हम सेक्शन 63 से स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 5 ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। और स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन 63 जो कि बात करता है ऑफेंस ऑफ द रेप के बारे में। तो इसके पहले एक छोटा सा ब्रीफ कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है और हमारा बीएनएस है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। तो फिर भी एक कहते हैं ना कि एक फॉर्मेलिटी होती है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो वही है ये। तो सबसे पहले तो हमारा बीएनएस जो कि इन्फोर्स हुआ है हमारा 1 जुलाई 2024 को, और ये लाया गया है किसको, इंडियन पिनल कोड 1860 को रिपील करके। तो एज वी ऑल नो कि जो हमारे पुराने लॉज थे, जो हमारे जितने भी हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज थे, यानी 3 आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये तीनों ही हमारे कॉलोनियल एरा को थे। तो आज जब हम अपने इंडिपेंडेंस के 75-76 मतलब आगे बढ़ चुके हैं उतने, तो अब हम मतलब हमारी सोच क्या हो गई है कि जो हमारा कॉलोनियल जो मतलब था, हमारे लॉज में था, हमारे दिमाग में था, तो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के एक जो भारतीय जो हमारे मतलब इंडोजेनिक जो बातें हैं उसको अपनाया जाए। और ठीक है, इसका नाम भी चेंज हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो जोड़े गए हैं। लाइक तब के सोसाइटी से आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसे अब जो ऑफेंसेस हो रहे हैं वो मोस्टली हो रहे हैं साइबर क्राइम। हम जानते ही हैं कि कहीं डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, तो कहीं पैसे उड़ा लिए जा रहे हैं बैंक से, है ना। तो ये सब हो रहा है आज के टाइम में। तो उसको भी देखते हुए हमारे मतलब जो हमारा एक्ट है इसको बहुत चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो ठीक है, अब अमेंडमेंट तो लाया गया हमारा, जैसे हमारे आईपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए थे, है ना। हमने देखा था हमारा लास्ट जो अमेंडमेंट था वो 2018 का था आई थिंक। तो भाई इतने अमेंडमेंट से हमारे जो जोड़े गए थे इंपॉर्टेंट, तो उन सबको किनारे करके सबको एक कंपाइलेशन में कंसाइज फॉर्म में हमारा रखा गया है और बनाया गया है एक नया एक्ट, यानी एक नया संहिता, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो इसमें पुराने ही ऑफेंसेस हैं ज़्यादातर, और नए भी कई कई जोड़े गए हैं जो आज की सोसाइटी में घटित हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में। ठीक है, मतलब हमारे आसपास लाइक साइबर क्राइम हो गया, है ना, आजकल मॉब लिंचिंग ज़्यादा चल रही है, टेररिज्म चल रहा है, तो उन सबको भी इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो इसका इन्फोर्समेंट हमको पता चल गया, आईपीसी क्यों रिपील किया गया है ये भी हमको पता चल गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारा बीएनएस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सेक्शन 1 हम हर एक जो भी एक्ट पढ़ते हैं, यानी जो भी अधिनियम पढ़ते हैं, उसका जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो हमेशा कमेंसमेंट और शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करता है। तो इसका शॉर्ट टाइटल मतलब इसका शॉर्ट टाइटल यही है, द भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसका कमेंसमेंट हम जानते हैं ये होल ऑफ द इंडिया में है, और जम्मू कश्मीर आफ्टर जो 2019 का जो संशोधन आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में, जितने भी हमारे एक्ट हैं, जो भी मतलब जितने भी हमारे लॉज हैं, है ना, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं अप्लाई होते थे, लेकिन अब होने लगे हैं 2019 के बाद। तो जाहिर सी बात हमारे बीएनएस भी हमारे जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का ही पार्ट है, तो उसमें भी ये लागू होगा। ठीक है, इतना तो भाई सबको पता होना चाहिए, और आई होप कि आपको पता भी होगा। तो अब ये हो गया सेक्शन नंबर 1। 2 में हम पूरा, जैसे हम पहले देखते थे ना, हमारे आईपीसी में पहले दिया होता जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम से हमारा चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 दिया होता है, सॉरी। तो उसमें जो था मतलब क्या कहते हैं, सेक्शन 6 से लेके आई थिंक 52A तक, यानी हर बार तक उसमें दिया होता है जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो उसमें से ही इतना लंबा सेक्शन को कंसाइज करके, यानी छोटे फॉर्म करके, हम पूरे मतलब पूरे नहीं, आधे से ज़्यादा उसको डेफिनेशंस को सेक्शन नंबर 2 में रख दिया गया है ना। मतलब सेक्शन नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 करके ऐसे सारे सेक्शन इसमें क्लॉज के रूप में रख दिए गए हैं। ये हो गया। उसके बाद सेक्शन 3 में हम आते हैं जहाँ पे हमको कॉमन इंटेंशन, या क्या कहते हैं, जितने भी पार्टली एक्ट, पार्टली ओमिशन, मतलब इन सब से रिलेटेड जो भी सेक्शन था वो हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने चलो ठीक है भाई, ऐसे ही पढ़ लेते हैं।
क्यों कंफ्यूज करना किसी को। तो चैप्टर नंबर 2 हमने देख लिया। अब तो चैप्टर नंबर 3 ओके, फिर हमने देख लिया हमारे पनिशमेंट को। पनिशमेंट हमारा दिया हुआ है सेक्शन नंबर 4 में, है ना। तो पनिशमेंट हमको पता है कि 4F यानी कम्युनिटी सर्विस को इस बार ऐड किया गया है। वही कम्युनिटी सर्विस का मतलब यही होता है कि आपको छोटे मोटे, जैसे आपने कुछ भी ऑफेंस किया है जो कि एक पेटी ऑफेंस है, छोटा मोटा ऑफेंस है, उसमें क्या करती है कोर्ट की आपको डांट फटकार के छोड़ देती है और आपको पनिशमेंट देती है कुछ भी ऐसा काम करने के लिए जो कि पब्लिक वेलफेयर में हो और उसके लिए आपको पैसे भी नहीं मिलते। लाइक अगर आपने कोई ऐसा काम किया, मान लो दीवार पे लिखा है कि यहाँ थूकना मना है, अब आप वहाँ जाके थूक दिए, ठीक है, आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कोर्ट के पास ले गई, तो वहाँ पे ये बोला जाएगा कि भाई आपने दीवार पे थूका है तो आपको पूरे जितने भी इस अराउंड के जितने भी मतलब इस एरिया के जितने भी दीवार हैं उनको पेंट करना है, ठीक है। पेंट, अब भाई पेंट करो। अब पेंटिंग की नॉर्मल पेंटिंग है तो पैसे मिलते हैं, बट ऐसे पेंटिंग में आपको थोड़ी ना पैसा मिलेगा। तो ये एज अ पनिशमेंट एक कम्युनिटी सर्विस है जो कि कोर्ट द्वारा दिया जाता है और इसको ऐड किया गया है हमारे BNS में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस, ये सब देख लिए हैं। आप इसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो मेरे मतलब पिछली क्लासेस में चले जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 बात करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। सेक्शन नंबर 14 से लेके 44 तक दिया हुआ है और इसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस वगैरह सारे ही हमने कवर किए थे। जैसे 34 में प्राइवेट डिफेंस क्या है, प्रॉपर्टी और पर्सन दोनों से रिलेटेड। फिर हम आ गए थे हमारे अबेटमेंट में। अबेटमेंट का मतलब होता है इंस्टिगेशन और एडिंग और कॉन्स्पिरेसी, यानी किसी मतलब किसी पर्सन द्वारा किसी दूसरे पर्सन को ऑफेंस करने के लिए प्रवोक करना, ठीक है, ये होता है अबेटमेंट। और जो प्रवोक करता है वो होता है अबेटर और जिसको प्रवोक किया जाता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफेंडर। तो इसमें पनिशमेंट जो जो थी वो सारी हमने देख लिया था। ओके, तो सेक्शन 62 बात करता है अटेम्प्ट यानी पनिशमेंट और अटेम्प्ट, यानी पूरे हमारे BNS में जहाँ जहाँ जिस ऑफेंस का जो अटेम्प्ट अगर दिया हुआ है एक एक्सप्रेसली सेक्शन में तो वो तो भाई दिया है, जो नहीं दिया हुआ है उसको कहाँ काउंट करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 62 में। फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ठीक है। अब भाई थेफ्ट का ऑफेंस दिया हुआ है लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी वो चीज़ नहीं बताई गई है, तो उस चीज़ को हम कहाँ पढ़ेंगे हमारे सेक्शन नंबर 62 पे। अब आज का स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सेक्शन 63 से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 5। पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए और एज अ पब्लिक, एज अ पर्सन हमको ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर हमने ये चीज़ें की, ये ऑफेंस किया तो हमको ऐसे ऐसे पनिशमेंट मिल सकती है और अगर हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई तो हम इसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो एक एज अ नॉर्मल पर्सन भी हमको ये चीज़ आनी चाहिए। तो फिर अब टाइम को ज़्यादा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 63, तो ये बात करता है ऑफेंस ऑफ रेप के बारे में। तो रेप एज वी ऑल नो कि रेप एक बहुत ही हीनियस अपराध है, यानी बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना एक हायर जो वो होता है एक हायर टाइप का ऑफेंस होता है ना, सबसे बेकार टाइप का ऑफेंस, तो वो होता है रेप। अब जाहिर सी बात है कि रेप हमेशा किसके अगेंस्ट होता है, वुमेन के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे पहले ही हमको दे दिया गया है कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, यानी रेप कमिट किसके द्वारा किया जा रहा है, मैन के द्वारा किया जा रहा है और किसके अगेंस्ट किया जा रहा है, वुमेन के अगेंस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो a man is said to commit rape if he penetrates his penis to any extent into vagina, mouth, urethra and anus of a woman or make her to do so with him or any other person। तो रेप का मतलब होता है जब कोई पर्सन नहीं, जब कोई मैन, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैन दिया हुआ है। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे वर्ड कौन सा डिनोट किया गया है। यहाँ पे एनी पर्सन नहीं दिया हुआ है क्योंकि एनी पर्सन में हमारा मतलब मैन, वुमेन और अब हमारे BNS के हिसाब से उसमें ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनी पर्सन ना देकर यहाँ पे सिर्फ मैन को डिनोट किया गया है, यानी रेप जो है सिर्फ मैन के द्वारा ही किया जा सकता है, यानी सिर्फ पुरुष के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक मैन रेप कमिट करेगा कब, जब वो पेनिट्रेट करेगा अपना पेनिस किसमें मतलब उस वुमेन के वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस ऑफ द वुमेन में, और ऐसा वो या तो खुद करे या तो सामने वाले यानी जो औरत है यानी जो वुमेन है उसको ऐसा करने के लिए बोले। तो ये एक टाइप का रेप होता है। इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ बॉडी, यानी इंसर्ट
इन यहाँ पे किसी चीज़ का इंसर्शन हो रहा है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, नॉट बीइंग अ पेनिस, यानी पेनिस नहीं कोई और पार्ट लाइक फिंगर हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम आजकल देख ही रहे हैं कि कितने घिनौने टाइप से यहाँ पे रेप किए जा रहे हैं, है ना। तो उस टाइप के कोई ऑब्जेक्ट हो गए इनटू वजाइना द यूरेथ्रा एनस ऑफ वुमेन और मेक हर टू डू विद हिम, यानी या तो वो खुद कर रहा है या तो ऐसा वुमेन को करने के लिए बोल रहा है। सी है मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ वुमेन, यानी यहाँ पे वुमेन के किसी भी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, यानी मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि एक तरफ से उत्तेजित करना, है ना। मैनिपुलेट किया जा रहा है एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू वजाइना यूरेथ्रा एनस ऑफ द एनी पार्ट ऑफ वुमेन्स, और या तो वो कर रहा है खुद या तो उसके द्वारा किए जाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, यानी फोर्स किया जा रहा है वुमेन को खुद ये किए जाने के लिए। अब डी है अप्लाइज हिज माउथ टू द वजाइना एनस यूरेथ्रा ऑफ अ वुमेन, यानी या तो मैन जो है वो अपना माउथ अप्लाई कर रहा है कहाँ पे, वुमेन के वजाइना एनस यूरेथ्रा, और वुमेन या तो वो खुद कर रहा है या तो ऐसा करने के लिए उस वुमेन को बोल रहा है। कब? अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस फॉलोइंग अंडर एनी फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब भाई इतना कुछ ये देखो, ये जो दिए हुए हैं ना ABCD, ये हमारे हैं एक्ट, ये एक मैन के द्वारा किया जा रहा है किसके साथ, एक वुमेन के साथ, तो ये हो गया एक्ट। अभी तक इसमें कोई भी ऑफेंस टाइप की चीज़ें नहीं है ना। तो ऑफेंस अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ये चारों चीज़ें कब ऑफेंस बन जाती हैं, जब वो की जाती हैं अगेंस्ट हर विल, यानी जबरदस्ती किया जा रहा है उससे, मतलब वो नहीं चाहती है, वुमेन ऐसा नहीं चाहती है, फिर भी उसके साथ ये किया जा रहा है, यानी अगेंस्ट हर विल अगर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं तो ये एक रेप का ऑफेंस है। विदाउट हर कंसेंट, इसमें उसकी कोई कंसेंट नहीं है, जाहिर सी बात उसमें कोई कंसेंट नहीं है तो वो अगेंस्ट विल ही होगी। अगर और थर्ड यहाँ पे बात कर रहा है कि विद हर कंसेंट, यानी अगर उसने जो वुमेन है उसने कंसेंट दे भी दिया है, पर क्यों? क्योंकि उसको डर है कि या तो वो मारी जाएगी या तो उसको हर्ट पहुंचाया जाएगा, ठीक है। होता है ना, जैसे अभी हम आगे रॉबरी के बारे में, एक्सटॉर्शन के बारे में जानते हैं, है ना। तो वहाँ पे तो भाई इंसान चोरी कर रहा है कि दो नहीं तो तुमको मार देंगे, लेकिन यहाँ पे ये चारों चीज़ें की जा रही हैं वुमेन के साथ, और ये धमकाया जा रहा है कि ये करो वरना तुम मारी जाओगी, यानी हम तुमको ग्रीवियस हर्ट कर देंगे, हम तुमको मार देंगे, इस टाइप का। और इस चक्कर में जो वुमेन है वो अपना कंसेंट दे रही है ये सब करने के लिए, तो ये भी एक रेप का ऑफेंस हो जाता है। 4 है विद हर कंसेंट, वो कंसेंट दे रही है, और क्यों कंसेंट दे रही है? When a man knows that he is not her husband, that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believe herself to be lawful married। तो ये जो है हमारा मैरिड से रिलेटेड है, एक तरफ से देखा जाए तो फ्रॉड वाली मैरिज से रिलेटेड है। जैसे होता नहीं है कभी कभी लड़कियां कंसेंट देती हैं और ये जान के देती हैं कि हमारी इनसे शादी हुई है, यानी ये हमारे लॉफुली पति हैं, मतलब हस्बैंड है, और इनके साथ हमको करना चाहिए, ठीक है भाई, इंटरकोर्स करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे जो मैन है वो यहाँ पे फ्रॉड कर रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि ये शादी नकली है या मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, और फिर भी वो उसके साथ वो सारी चीज़ें कर रहा है, यानी ये चारों चीज़ें कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको रेप का ऑफेंस माना जाएगा। 5th है विद हर कंसेंट, मतलब या तो वो अनसाउंड माइंड है या इंटॉक्सिकेशन है, ठीक है, मतलब वही चीज़ कि जो शराब पी के इंसान रेप करता है, या वो पागल इंसान, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको मतलब उस वुमेन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, फिर भी अगला इंसान क्या कर रहा है, उसके साथ सारे एक्ट कर रहा है, तो ये भी एक रेप का ऑफेंस होता है। यहाँ पे 6 का नंबर बोला जा रहा है विद और विदाउट कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये और ये मेरिट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट, एक मैरिड वुमेन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्या बोल रहा है कि अगर वो वुमेन 18 साल से कम एज की है, ठीक है, पहले यहाँ पे 15 साल दिया हुआ था हमारे IPC में, आप देखेंगे, ठीक है, 15 साल वहाँ पे दिया हुआ था कि वुमेन अगर 15 साल से ज़्यादा है और वो अपने हस्बैंड के साथ कोई भी इंटरकोर्स कर रही है तो यहाँ पे हस्बैंड लायबल नहीं होगा। लेकिन फिर उसको बाद में आई थिंक इंडिपेंडेंट थॉट केस था, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायद मैं भूल रही हूँ कुछ, तो मतलब केस था जिसके द्वारा उसको 15 साल से बढ़ा के 18 साल कर दिया गया था, तो वहाँ पे कर दिया गया था, यहाँ पे ला दिया गया है, मतलब वही चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई हैं कि वुमेन के कंसेंट से करो या
बिना कंसेंट से करो, अगर वो 18 साल से छोटी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैरिज के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे एज के बारे में बताया जा रहा है कि अगर वो 18 साल से छोटी है तो वो एक रेप का कंडीशन माना जाएगा, यानी वो एक रेप का ऑफेंस माना जाएगा। 7 बात कर रहा है अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, यानी यहाँ पे एक डम्प के बारे में बात की जा रही है, जो कि बोल नहीं सकती है और फिर भी उसके साथ एक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे अगर किए जा रहे हैं किसी भी वुमेन के साथ तो वो एक रेप का ऑफेंस कहलाएगा, ठीक है। अब इतना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए ना देखिए इसका कोई वो नहीं है। एक्सेप्शन 1 में जैसे क्या बोला जा रहा है कि भाई ये तो चलो ऑफेंस का रेप है, ठीक है, सॉरी रेप का ऑफेंस है। एक्सेप्शन 1 में बोला जा रहा है कि अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट रेप। अगर कोई भी मेडिकल मेडिकल प्रोसीजर किया जा रहा है, लाइक गायनेकोलॉजी के पास आप जाइए किसी भी चीज़ के लिए जो चेकिंग कराने के लिए, लाइक आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है वुमेंस को, तो अगर वो किसी क्या कहते हैं उसको गायक्नोलॉजी के पास जाती हैं और वो कोई मेडिकल प्रोसीजर करती हैं, यानी कुछ चेकअप वगैरह करती हैं जहाँ पे उनको कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना पड़ रहा है किसी वुमेन के वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस कहीं भी, तो जाहिर सी बात है वजाइना में ही होती है, लेकिन इसको रेप का ऑफेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि ये एक मेडिकल प्रोसीजर में किया जा रहा है और ये एक नेसेसरी है ना। वुमेन को क्या बीमारी है, क्या हुआ है, उसको पता करने के लिए ये एक नेसेसरी पार्ट हो जाता है किसी भी डॉक्टर के लिए, तो इसमें डॉक्टर को रेप का मतलब ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सेप्शन नंबर 1 और 2, ये हमारा चेंज हुआ है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो वो वहाँ पे सिर्फ एज का फैक्टर दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है वाइफ का फैक्टर, यानी ये मैरिज से रिलेटेड है। तो ये पहले 15 साल था, अब इसको पूरी तरह से 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया का केस था, वो 2018 का केस था आई थिंक, मुझे याद नहीं है, आप प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो उसके द्वारा यहाँ पे वाइफ की एज 15 साल से 18 साल की कर दी गई थी, तो अब वहाँ पे केस का होना ज़रूरी था, तो यहाँ पे केस को हटाकर यहाँ पे पूरा प्रोसीजर ही चेंज, मतलब पूरा क्या कहते हैं प्रोविज़न ही चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई मैन है, अगर वो अपनी वाइफ जो कि 18 साल से कम है, 18 साल से कम है तो उसको रेप माना जाएगा, लेकिन अगर वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर, यानी अगर वाइफ 18 साल से ऊपर है और अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स किया जा रहा है तो ये एक रेप नहीं माना जाएगा। फिलहाल ये बहुत ही ज़्यादा आजकल क्या कहते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट वाला एक टॉपिक हो गया है, क्योंकि ये मैरिटल रेप से जुड़ जाता है। तो मैरिटल रेप अभी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो ये हम सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं, ठीक है, वो तो आएगा जब आएगा। तो चलो, अब ये हो गया हमारा ऑफेंस रेप का डेफिनेशन, ये है रेप की डेफिनेशन। आई होप कि ये आते हैं एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मतलब वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पनिशमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि रेप जो हमारा ऑफेंस हो रहा है उसके लिए पनिशमेंट क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 बोला जा रहा है हुएवर, यानी हुएवर मतलब मैन, एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर इन सबसेक्शन 2। तो आगे जो 2 आएगा उसको छोड़ के, उसके अलावा कोई भी पर्सन, कोई भी मैन अगर कमिट कर रहा है रेप का ऑफेंस, तो वो पनिशमेंट होगा, उसको पनिशमेंट कितने साल की दी जाएगी, 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास का सज़ा दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक उसको सज़ा मिल सकती है, और ये सज़ा होगी हमारा रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी बहुत ही कठोर सज़ा उसको दी जाएगी। अब सबसेक्शन 2 है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये जो हमारा 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, ये उनको दिया जा रहा है जो कि इन सारे कैटेगरी को छोड़कर है, ठीक है, यानी कोई नॉर्मल मैन, लाइक अ नॉर्मल मैन। अब सबसेक्शन 2 अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्रेवेटेड टाइप के जो लोग होते हैं, मतलब ऐसे लोगों के द्वारा रेप कमिट किया जा रहा है जिनके ऊपर भरोसा, यानी जिनके ऊपर ट्रस्ट रखती है पब्लिक, जिनको एक पावर दिया हुआ है, ठीक है, यानी जिनको बनाया ही किया है पब्लिक की रक्षा करने के लिए। अब वही अगर रेप कमिट करने के लिए चला जाए तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए सबसेक्शन 2 है।
हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर भाई रक्षा करने के लिए बनाए, वो प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है सोसाइटी की। अब आप ही रेप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा हीनियस टाइप का ऑफेंस हो जाता है। बी में यहाँ पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात की गई है। सी यहाँ पे आर्मी फोर्स के बारे में बात की गई है। डी यहाँ पे बात की गई है कि स्टाफ या जेल, रिमांड होम, अदर कस्टडी, यानी जेल और रिमांड होम में अगर कोई वुमेन को रखा गया है, उनको कस्टडी में रखा गया है और वहाँ पे उनके साथ ये ऑफेंस कमिट हो रहा है। ई बात कर रहा है हॉस्पिटल, यानी कोई हॉस्पिटल में अगर कोई भी रेप कमिट किया जा रहा है तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा हीनियस टाइप का ऑफेंस हो जाता है, क्योंकि वो एक ट्रस्टेबल जगह है। तो एफ बात कर रहा है हमारा बीइंग अ रिलेटिव, गार्जियन, टीचर। तो हम जानते हैं कि जो हमारे गार्जियंस होते हैं, यानी हमारे फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, या हमारे मामा, ताऊ, है ना, ये जितने भी मेन गार्जियन जो होते हैं उनके द्वारा या तो टीचर्स के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। टीचर्स को हम जानते हैं एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन होती है ना, बहुत ही हमारे सोसाइटी में एक टीचर का जो गुरु कहा जाता है, अगर उनके द्वारा ये रेप कमिट किया जा रहा है तो ये भी एक बहुत ही हीनियस टाइप का ऑफेंस हो जाता है। या तो किया जा रहा है रेप ये जानते हुए भी कि वो जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, यानी वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, वो पहले से ही इतने क्या कहते हैं, उसकी बॉडी पहले से ही बहुत कुछ झेल रही है, उसके बाद भी उसके साथ अगर रेप कमिट किया जा रहा है। आई है ये जानते हुए कि वो इनकेपेबल है ऑफ गिविंग कंसेंट, फिर भी उसके साथ रेप किया जा रहा है। जे है यानी बीइंग इन पोजीशन ऑफ कंट्रोल, डोमिनेंस है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है सेक्सुअल हरासमेंट, यानी लाइक कंपनी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई या बड़े बड़े होटल्स हो गए, ठीक है, यानी जहाँ पे पावर ऑफ कंट्रोलिंग होता है ना, वो कहते हैं ना कि प्रमोशन दे दूंगा, मेरे साथ ये करो, इस टाइप की चीज़ें, तो ये चीज़ें जे में आ जाती हैं। के है वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर वो मेंटल एंड फिजिकल डिसेबल है कोई वुमेन, उसके साथ कमिट किया जा रहा है तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा हीनियस टाइप का ऑफेंस है। एम है यहाँ पे कमिट रेप रिपीटेडली ऑन सेम वुमेन, तो यहाँ पे सेम वुमेन यानी एक ही वुमेन के साथ एक ही पर्सन कई बार रेप करता है, यानी एक बार करता है या ये जानते हुए भी कि उसकी हालत ख़राब है फिर से वो बार बार करता है, तो ये भी एक बहुत ही हीनियस टाइप का ऑफेंस हो गया है। तो अगर इन कैटेगरी में अगर यहाँ पे ऑफेंस किया जा रहा है तो जितने भी ये पर्सन हैं यानी जो कर रहे हैं, जो ऑफेंडर हैं, उनको कितने साल की सज़ा मिलेगी, नॉट लेस देन 10 ईयर, यानी यहाँ पे मिनिमम जो है वो 10 साल की सज़ा मिल रही है और मैक्सिमम यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है। कब तक, जब तक वो जिंदा रहेंगे, यानी इम्प्रिजनमेंट लाइफ हमने आगे देखा था, वहाँ पे होता है ना 20 साल का एक फ्रैक्शन दिया होता है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अगर इंसान 20 साल का पूरा कर लिया तो उसको छोड़ दिया जाता है, या तो उसको अर्जी वगैरह जो भी कोर्ट मतलब प्रेसिडेंट के सामने डाली जाती है, तो उसके बाद उनको क्या कहते हैं, रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अगर इन कंडीशन में कोई भी पर्सन गिल्टी है तो उसको इन लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट, यानी उसको आजीवन कारावास मिलेगा और तब तक रहेगा जब तक कि वो जिंदा रहेगा, यानी टिल द डेथ वो कहाँ रहने वाला है, जेल में ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पनिशमेंट। एक्सप्लेनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं क्या आर्मी फोर्स क्या है, हॉस्पिटल का क्या है, पुलिस ऑफिसर कौन है ना, और वुमेन चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं 65 जो बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। तो ये हम आईपीसी में पढ़ते थे कहाँ पे, 376 AB, जो कि ऐड हुआ था हमारे 2018 के अमेंडमेंट से आईपीसी में, सॉरी। तो वो चीज़ अब आ गई है हमारे 65 सेक्शन, ये बात करता है हु एवर कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन अंडर 16 ईयर एज, ठीक है। तो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया बताया गया है कि कोई अगर पर्सन है वो अगर 16 साल से कम मतलब 16 साल से छोटी अगर कोई बच्ची है उसके साथ अगर रेप कमिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनको सज़ा मिल सकती है, कब तक, 20 साल से लेकर ए लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट, और वही चीज़ की रिमाइंडर ऑफ द दैट पर्सनस नेचुरल लाइफ, यानी 20 साल से लेकर उनको पूरा आजीवन कारावास मिल सकता है और जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनको जेल में रहना पड़ सकता है, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल जस्ट एंड रिजनेबल। और यहाँ पे फ़ाइन की बात की गई है, तो जो फ़ाइन है वो तुरंत दिया जाता है विक्टिम को, ये हम CRPC में ही पढ़ते हैं ना, वहाँ पे विक्टिम कंपनसेशन का लिखा हुआ है। तो जो भी फ़ाइन दिया जाता है विक्टिम को वो तुरंत यानी ट्रायल में ही उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो फ़ाइन होगा वो जस्ट एंड रिजनेबल होगा, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। और ये क्यों होगा, ताकि वो रिहेबिलिटेट कर सके, यानी वो ठीक हो सके, ठीक है। जो भी इस ऑफेंस के कारण उसको जितने भी नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई कर सके, उसी हिसाब से उसको फ़ाइन भी दिया जाएगा। तो ये हो गया प्रोवाइज़ो।
उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है फाइन जो होगा वो विक्टिम को पेड किया जाएगा, है ना। अब विक्टिम नहीं है तो उसके जो गार्जियंस होंगे यानी जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिसके बिहाफ पे वो केस गया है तो उनको दिया जाएगा। सेकंड यहाँ पे बात कर रहा है 12 साल, ठीक है। तो यहाँ पे 16 साल की एज थी, यहाँ 12 साल, यानी कोई भी कमिट किया जा रहा है उसके द्वारा जो कि एक वुमेन है यानी एक बच्ची है जो कि 12 साल से छोटी है, ऐसी कंडीशन में उसको या तो 20 साल से मतलब मिनिमम 20 साल, यहाँ पे मिनिमम जो क्राइटेरिया बताया गया है पनिशमेंट का वो मिनिमम 20 साल का बताया गया है, और जो कि बढ़ सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट वही सेम, यानी जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो जेल में रहेगा, और विथ फाइन। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई पर्सन जो कि 12 साल से छोटी वुमेन है, छोटी मतलब 12 साल से छोटी वुमेन क्या बच्ची ही होगी, अगर उसके साथ कोई रेप कमिट कर रहा है तो उसको 20 साल से लेके आजीवन कारावास हो सकता है या फिर उसको डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है, यानी उसको फांसी की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। अब प्रोवाइजो वही है सेम कि जो उनको फाइन दिया जाएगा वो जस्ट एंड रिजनेबल होगा और किसको दिया जाएगा, विक्टिम को दिया जाएगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 66 पे। तो 66 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। तो ये पहले हमारा 376A में दिया हुआ था जो कि ऐड किया गया था 2013 में, यानी निर्भया केस जो हुआ था उसके बाद ये हमारा 376A हमारा ऐड किया गया था आईपीसी में जो बताया गया सेक्शन 66 में। तो सेक्शन 66 में बोला जा रहा है कि ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशमेंट देना जहाँ पे जो मतलब जिस वुमेन के साथ ये ऑफेंस किया गया है यानी जिस वुमेन के साथ रेप कमिट किया गया है या तो वो डेथ या तो वो मतलब एकदम मरने वाली स्थिति में हो या तो वो मर गई हो, मतलब या तो वो उसकी डेथ हो गई हो या तो एकदम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ, तो इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल ही मतलब एक होता है ना कि एक कोमा वाली जो सिचुएशन होती है, ना इंसान मर रहा है ना इंसान जी रहा है, तो उस स्टेट को कहते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव, यानी वो किसी भी काम मतलब किसी भी हाल में भी उसको ठीक ना मतलब ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़े। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो वुमेन चली गई हो तो भाई ये जाहिर सी बात है बहुत ही हीनियस वो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो ऑफेंडर होगा उसको 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी पूरी लाइफ उसको जेल में रहने तक की सज़ा मिल सकती है या फिर डेथ। तो यहाँ पर भी डेथ पेनल्टी दी हुई है, ठीक है। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा हीनियस टाइप का केस हो जाता है तो यहाँ पर भी डेथ पेनल्टी दी हुई है। तो मैं आप मतलब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस जहाँ पे डेथ पेनल्टी दी हुई है। जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम में डेथ पेनल्टी को देना मतलब बहुत ही कम देते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए, लेकिन डेथ पेनल्टी यहाँ पे बहुत ही रेयर कंडीशन में दी जाती है, जो कि हमने देखा भी है बच्चन सिंह के केस में। तो अगर उसके अलावा भी अगर डेथ यहाँ पे दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा हीनियस केस होगा वो। और यहाँ पे जितने भी सेक्शन जैसे अभी हमने 65 पढ़ा, 64 में भी डेथ पेनल्टी दी हुई है, तो इसको एक अलग से चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसको याद करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्री के लिए। तो 66 में ये बात की गई है। अब 67 में बात की गई है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो ये एक मैरिटल रेप नहीं कहलाएगा क्योंकि ये ड्यूरिंग सेपरेशन हो रही है, तब हो रही है जब उसको कोर्ट के द्वारा जुडिशियल सेपरेशन दिया हुआ है, यानी जब वो एक दूसरे से अलग रह रहे हो बाय द डिग्री ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट यहाँ पे अलाउ की है दोनों को अलग रहते हुए। और फिर भी अगर हस्बैंड बिना कंसेंट के वाइफ के साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है या करता है तो ये भी एक रेप का ऑफेंस होगा। और ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पे हस्बैंड है यानी जो यहाँ पे मैन है उसको 2 से लेकर 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, यानी मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, एंड प्लस फाइन भी यहाँ पे उसके ऊपर लग सकता है। ये हो गया 67, ठीक है। अब 68 यहाँ पे बात कर रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। ये साथ में पड़ेगा इन अथॉरिटी। तो यहाँ पे इन अथॉरिटी का मतलब है कि ऐसे पर्सन जो कि अथॉरिटी में है, ठीक है। मतलब होता है ना कि लाइक CEO हो गए या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट हो गए, है ना। ऐसे कंडीशन में अगर कोई पर्सन है और वो एक वुमेन के साथ रेप कमिट कर रहा है तो उनको सज़ा मिलती है हमारे सेक्शन 68 में, ठीक है। और उनके लिए क्या सज़ा है यहाँ पे 5 से लेकर 10 साल तक की सज़ा है, यानी उनको मिनिमम 5 साल तक की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम उनको 10 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है। और इसको हम कहते हैं कस्टोडियल रेप,
जो कस्टडी में जिन महिलाओं को कस्टडी में रखा जाता है और उस कस्टडी में उनके साथ रेप कमिट किया जाता है, तो इन्हें ही कस्टोडियल रेप कहते हैं। और इसको ही प्रिवेंट करने के लिए हमारा सेक्शन 68 लाया गया है। पहले दिया हुआ था कहाँ, 376C में दिया हुआ था। तो अब ये हो गया 68, फटाफट कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं हम अपने नंबर सेक्शन 69 में। तो 69 हमारा न्यूली ऐड हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बात करता है हमारा फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, ठीक है, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है। जब आईपीसी था तब भी ये बहुत ज़्यादा आता था इससे रिलेटेड केस, और तब ये रेप माना जाता था। तो अब सेक्शन 69 को ऐड करके हमारे बीएनएस में इससे रिगार्डिंग प्रोविजंस ला दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, ठीक है। यहाँ पे डिसीटफुल मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी यहाँ पे की जा रही है, और धोखे से किसी के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है तो उसके लिए जो पनिशमेंट वो हमारा 69 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है हूएवर बाय, तो हूएवर का मतलब मैं नहीं समझिएगा, ठीक है। बाय डिसीटफुल मीन्स और बाई मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी अ वुमेन, ठीक है। यहाँ पे प्रॉमिस टू मैरी अ वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन टू ऑफ फुलफिलिंग द सेम हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ब्ला ब्ला ब्ला। 10 साल की सजा हो सकती है उसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ही पनिशमेंट बताया गया है 10 साल, यानी मैक्सिमम 10 साल तक की सजा हो सकती है, उससे कम कितने की भी सजा होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। या तो वो डिसीटफुल, यानी या तो वो धोखे में किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है वुमेन के साथ, या तो वो प्रॉमिस किया है शादी, यानी या तो वो जो लड़का है वो प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, और इस मतलब प्रॉमिस के चक्कर में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बाय दिस वुमेन, और इसमें वुमेन की कंसेंट भी होती है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है भाई, लड़की को अगर सामने से अप्रोच किया जा रहा है कि मैं आपसे शादी करूँगा, तो लड़कियाँ भी ठीक है मेरे से तो बाद में शादी करेगा, तो आज ही कर लेते हैं, है ना। इस टाइप का जो कंडीशन होती है आजकल बहुत ही चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में, और इस कंडीशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, यानी प्रॉमिस तो किया जा रहा है लेकिन कोई भी इंटेंशन नहीं है यहाँ पे कि मैं तुमसे शादी करूँगा ही। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनिशियल इंटेंशन देखा जा रहा है। सीधी सी बात है कि आपका जो इंटेंशन है कि मैं शादी नहीं करूँगा, वो चीज़ें इनिशियल यानी स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई जिस टाइम आपने प्रॉमिस किया, जिस टाइम एक लड़के ने, मान लो लड़के ने प्रॉमिस किया लड़की से कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और वो दोनों का बढ़िया चल रहा है, 4-5 साल तक अच्छे से चला, ठीक है। अब दोनों की मान लो घर में बातचीत हुई तो कुछ हो गई, है ना, घर वाले नहीं मान रहे हैं, उनकी मम्मी जहर खा रही है, तो मतलब होते हैं कई चीज़ें होते हैं, हम जानते हैं, इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं और लड़का मजबूर हो जाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता इस टाइप, तो ये चीज़ हमारी जो है 69 के अंडर नहीं आती है। 69 में वही चीज़ ऑफेंस होगा जो कि इनिशियल इंटेंशंस होता है, यानी जिस टाइम वो प्रॉमिस किया गया उसी टाइम दिमाग है लड़के में, यानी उसी टाइम दिमाग लड़के के दिमाग में क्या है कि मैं इसे शादी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ झूठा प्रॉमिस कर रहा हूँ ताकि ये लड़की मेरे साथ इंटरकोर्स, मतलब मेरे साथ जो है इन्वॉल्व हो जाए, मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले। तो ऐसी कंडीशन में ही उसके ऊपर सेक्शन 69 का ऑफेंस लगेगा, और ये रेप नहीं है। सीधी सी बात, सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये एक टाइप का रेप है, तो पहले मतलब जब हमारा बीएनएस नहीं आया था, जब हमारा आईपीसी था, तो उसको एज अ रेप देखा जाता था। तो लेकिन अब साफ साफ ये एक्सप्रेसली में लिख दिया गया है कि रेप, ये एक रेप का ऑफेंस नहीं है, ये ऑफेंस है, ठीक है, ये ऑफेंस है अंडर 69 एक ये ऑफेंस है, बट ये रेप का ऑफेंस नहीं है। और अगर ऐसा करता हुआ कोई भी इंसान पाया गया तो उसको 10 साल तक की और फाइन की सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, यही याद करके ये मतलब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि इनिशियल इंटेंशन उसका होना चाहिए डिसीटफुल का, और कि वो अपना प्रॉमिस ना पूरा करे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से ही उसमें क्या कहते हैं, शैतान बैठा हो, है ना, ठीक है। तो फिर ये हो गया एक नॉन बिलेबल है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट के भी बारे में बात की गई है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे डिसीटफुल मतलब डिसीटफुल का मतलब बताया गया है। तो डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन ऑफ मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पे डिसीटफुल को इंक्लूड कर रहा है कौन कौन, या तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया जा रहा है,
ठीक है, यानी किसी को बहलाया फुसलाया जा रहा है और यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी यहाँ पे ये प्रॉमिस किया जा रहा है और इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है कि तुम मेरे साथ कर लो, मैं तुमको प्रमोट कर दूंगा, है ना। होता है भाई, आजकल ये बहुत ही नॉर्मल हो गया है किसी भी प्राइवेट कंपनीज़ के लिए कि प्रमोशन के लिए भी कई ऐसे मैटर्स आए हैं जहाँ पे लड़कियों को प्रमोशन के लिए भी इंड्यूस किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, एक तरफ से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि मतलब हमारे साथ करिए, ठीक है, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा या आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो अगर उस टाइप के भी कोई भी एक्ट किए जा रहे हैं तो वो भी हमारा सेक्शन 69 के तहत ऑफेंस कहलाएगा। अब आ गया हमारा सेक्शन 70 जो बात कर रहा है गैंग रेप के बारे में। तो गैंग रेप का मतलब होता है कि जब किसी वुमेन के साथ रेप कमिट होता है और वो किया जा रहा है बाय ग्रुप ऑफ द मैन, यानी एक साथ कई लोगों के साथ जब रेप किया जाता है तो वो होता है गैंग रेप। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी पर्सन हैं उनका कॉमन इंटेंशन के साथ, जितने भी पर्सन उस एक्ट में यानी उस ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं, उनको सबको एक साथ ही पनिशमेंट दिया जाता है और उनको पनिशमेंट दिया जाता है कम से कम 20 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी पूरी ज़िंदगी उनको जेल में रखा जाएगा, ठीक है, यानी पूरी ज़िंदगी उनको रिमांड में लिया जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा दी गई है जब गैंग रेप होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो कि कम करा है या एक पर्सन ज़्यादा किया है या एक पर्सन गेट पे खड़ा था, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन हम पहले ही जान चुके हैं कि कॉमन इंटेंशन में सभी को एक तरह से ट्रीट किया जाता है, फिर चाहे तुम बाहर गाड़ी में बैठे हो चाहे अंदर तुम रेप कमिट कर रहे हो, है ना, सबको सेम टू सेम पनिशमेंट दिया जाएगा, यानी सबको 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दिया जा सकता है पनिशमेंट। ये हो गया हमारा गैंग रेप। अब यहाँ पे सेकंड ये जो है ये हमारा पहले था सेक्शन 376 DB में यह था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ऐसे वुमेन है जो कि 18 साल से कम है, यानी रेप कमिट किया जा रहा है, जो कि रेप नहीं, यहाँ पे गैंग रेप कमिट किया जा रहा है ऐसे वुमेन के साथ जिनकी एज 18 साल से कम है। तो ऐसी कंडीशन में उनको डेथ भी दिया जा सकता है, यानी उनको 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की, यानी ओके यहाँ पे 20 साल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी या तो उनको आजीवन कारावास दिया जाएगा और या तो उनको डेथ पेनल्टी तो ऐसी कंडीशन में या तो उनको आजीवन कारावास, यानी मिनिमम उनको आजीवन कारावास हो सकता है और मैक्सिमम उनको डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है, यानी उनको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। सॉरी मेरा टंग स्लिप हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो प्रोवाइजो फर्स्ट सेकंड सेम है कि यहाँ पे जो फाइन दिया जाएगा वो जस्ट एंड रीजनेबल होगा और दिया किसको जाएगा, विक्टिम को दिया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 71 जो बात करता है पनिशमेंट ऑफ रिपीट ऑफेंडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट ऑफेंडर्स का मतलब है कि एक पर्सन, एक मैन जो कि पहले ही उसको एक बार कन्विक्ट किया जा चुका है किसके अंदर, सेक्शन 64, 65, 66, 70, यानी अभी तक हमने जितने भी ये पढ़े ना, इसमें एक पर्सन है जो कि पहले ही उसको कन्विक्ट किया जा चुका है, ठीक है। अब वो कन्विक्ट है, उसके बाद वो फिर से दोबारा वही काम करता है, यानी फिर से वो रेप कमिट करता है या रेप कमिट करने का अटेम्प्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर सेक्शन 71 की धारा लगती है और इसमें उसको मिल सकती है आजीवन कारावास तक की सजा या तो डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है, इसे मैक्सिमम में समझिए कि आजीवन कारावास इनको मिलेगा और या तो उनको फांसी की सज़ा हो सकती है। अब 72 ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि हमारा आईपीसी में दिया हुआ था। आईपीसी में दिया हुआ था 228, ये 28 है, यानी 228A में दिया हुआ था। अगर कोई पर्सन है, यानी डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, तो यहाँ पे रेप के बारे में ही बात की गई है ज़्यादातर। अगर मतलब कोई भी पर्सन जो कि प्रिंट करता है, पब्लिश करता है नेम या एनी मैटर, उस केस से रिलेटेड कोई भी मैटर को अगर वो प्रिंट कर रहा है या पब्लिश कर रहा है या आइडेंटिटी को बांट रहा है, उसको एक तरफ से कहते नहीं कि उसको एक तरफ से उजागर करना है ना, कि इस लड़की का नाम ये है, इनके साथ रेप कमिट हुआ है, इस लड़की के पापा ये हैं, इनका ये यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता है या उसको ऐसा करते हुए पाया जाता है तो वो सेक्शन 72 के अंदर उसको लायबल ठहराया जाएगा और इसके लिए पनिशमेंट होगी 2 साल की सज़ा और प्लस फाइन। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है
पहले ये हमारा सेक्शन 228A IPC में दिया हुआ था, अब ये हमारा सेक्शन 72 में आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सेप्शंस दिए हुए हैं सब सेक्शन 2 में इसके। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, अगर कोई भी प्रिंट या पब्लिश कर रहा है उस विक्टिम का नेम वगैरह, तो कब उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा? तो कब नहीं माना जाएगा? जब वो ऑर्डर करेगा, मतलब ऑफिसर इंचार्ज के ऑर्डर में वो चीज़ें पब्लिक की जा रही हैं, और वो की जा रही हैं गुड फेथ में फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए ही वो मतलब पब्लिकली उसको पब्लिश किया जा रहा है, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा सेक्शन 72 के अंदर। भी यहाँ पे माना जा रहा है कि यहाँ पे जो विक्टिम है उन्होंने ही ऑथराइज कर दिया गया है कि ठीक है, आप मेरा आइडेंटिटी जो है रिवील कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में उनको ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। और सी यहाँ पे बात कर रहा है कि वेयर द विक्टिम इज डेड और चाइल्ड ऑफ अनसाउंड माइंड, तो यहाँ पे ऑथराइज कौन करेगा? नेक्स्ट टू किन ऑफ, यानी यहाँ पे जो विक्टिम के गार्जियंस होंगे एक तरफ से, जिनके द्वारा विक्टिम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर उन्होंने ऑथराइज कर दिया है इन राइटिंग, ठीक है, यहाँ पे इन राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो इन राइटिंग अगर उन्होंने ऑथराइज कर दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 72। इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। और इसके पनिशमेंट यानी 2 साल से लेके 2 साल तक की सज़ा और फाइन हो सकती है। तो ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 73 बात करता है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे 73 बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन है जो कि प्रिंट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट को, यानी जितने भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको कोई प्रिंट और पब्लिश कर रहा है विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ कोर्ट, जिसमें कोर्ट की परमिशन नहीं ली जा रही है, तो ये भी एक ऑफेंस है, और इसके लिए भी उसको 2 साल तक की सज़ा यानी 2 ईयर सज़ा एंड प्लस फाइन हो सकता है, यानी सेम वही, ठीक है। 228A का ही सब सेक्शन 2 है ये, जिसको अब सेक्शन 73 मिला दिया गया है, ठीक है। एक सेकंड 3 है, सॉरी, हाँ ये 3 है, जिसको अब सेक्शन 73 मिला दिया गया है। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि कोर्ट प्रोसीडिंग, अगर कोर्ट में कुछ भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, आप उसी को पब्लिश कर रहे हो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, तो ये भी एक मतलब इसके लिए भी लायबल माना जाएगा उस पर्सन को, और इसके लिए उसको 2 साल तक की सज़ा और फाइन देना पड़ सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 74। तो अब हमारा रेप का जो भी प्रोसीजर था, मतलब जितना भी प्रोविज़न था रेप से रिलेटेड, रेप ऑफेंस से रिलेटेड, वो हमने कवर कर लिया है। 63 से 73 तक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब 74 ये बात करता है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। तो सबसे पहले क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो सेक्शन इसका BNS का हमको याद नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं ना कहाँ दिया हुआ है। ओके, चीटिंग, डिसऑनेस्ट, गिविंग फॉल्स एविडेंस, अफ्रे, कहाँ गया भाई, ये रहा भाई। सेक्शन याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये 129 क्रिमिनल फोर्स दिया हुआ है, और 130 में हमारा असॉल्ट दिया हुआ है ना, 130 में हमारा असॉल्ट दिया हुआ है। तो सेक्शन 349 हमारा IPC में दिया होता है क्रिमिनल फोर्स, और 350 में हमारा दिया होता है असॉल्ट, ठीक है। तो IPC का तो सेक्शन याद है, अब BNS का याद कर लीजिए। तो 129 में क्रिमिनल फोर्स दिया हुआ है, और 130 में हमारा दिया हुआ है असॉल्ट। तो क्रिमिनल फोर्स का मतलब होता है इंटेंशनली यूजेस फोर्स, यानी इसको बेल एक्ट की लैंग्वेज में बिल्कुल भी ना जाकर अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, तो क्रिमिनल फोर्स का मतलब होता है कि किसी पर्सन के ऊपर फोर्स लगाना, ठीक है, ताकि वो विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, यानी बिना उनके कंसेंट के अगर आप इंटेंशनली किसी पर्सन पे फोर्स लगा रहे हो और इससे उनको इंजरी हो रही है, या तो उनको चोट लग रही है, या तो वो डर जा रहे हैं कि भाई मुझे चोट लग जाएगी, या तो वो एनॉय हो रहे हैं, यानी वो इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये इंसान मुझे धक्का दे रहा है या मुझे ऐसे कर रहा है। तो अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ें की जा रही हैं तो ये होता है हमारा क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी को आप फोर्स करेंगे तो उसको छूना पड़ेगा, है ना। किसी को धक्का देंगे तो आपको उसको धक्का देने के लिए उसको आप टच करेंगे ना, तो यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स का मतलब यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे किया कैसे जा रहा है, विदाउट द कंसेंट। अब असॉल्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एनी जेस्चर और प्रिपरेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे किसी पर्सन को
छुओ ना छुओ वो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई जेस्चर दिया जा रहा है जिससे अगला पर्सन डर जा रहा है, यानी अगले पर्सन को एक फियर जनरेट हो रहा है, उसको लग रहा है कि भाई अब ये पर्सन मुझे मारेगा, तो अगर ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं तो इसको कहते हैं असॉल्ट। लाइक जेस्चर का मतलब होता है अगर कोई आपके सामने ऐसे से कर रहा है, ठीक है, कड़ा ठीक कर रहा है कि भाई अब तो मैं तुझे मुक्का मारूंगा, या तो उसने कुत्ता पकड़ा हुआ है, ठीक है, डॉगी है उसका, डॉगी का जो लैश होता है क्या कहते हैं उसको, पट्टा, है ना, पट्टा उसने ढीला कर दिया कि अब पट्टा मैं ढीला करूंगा तो कुत्ता तुमको जाके काटेगा। तो ये जो होता है एक जेस्चर होता है, ठीक है, इससे अगले पर्सन के अंदर एक फियर जनरेट हो रहा है कि अगर इसने ऐसा कुछ किया तो इसका मतलब ये मुझे मारेगा। आप किसी को लाठी दिखा रहे हो तो लाठी दिखाना भी एक तरफ से प्रिपरेशन हो गया है, इसका भी मतलब असॉल्ट होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो असॉल्ट के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे जो चलो ठीक है ये हो गया, अब इसको डीपली हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 74 आते हैं। तो सेक्शन 74 का में यही बोला जा रहा है कि असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, ठीक है, यानी यहाँ पे असॉल्ट या तो उनके सामने कोई जेस्चर किया जा रहा है या प्रिपरेशन किया जा रहा है, या तो क्रिमिनल फोर्स, या तो उनको बिना उनके कंसेंट के उनको मतलब उनके खिलाफ कोई फोर्स यूज़ किया जा रहा है ताकि वो डर जाए या उनको इंजरी हो जाए किसी भी तरह से, या वो एनॉय हो जाए, इस चीज़ से इरिटेट हो जाए। और ये सब किया क्यों जा रहा है, ताकि एक वुमेन के मॉडेस्टी का आउटरेज किया जाए। यानी मॉडेस्टी का मतलब होता है उनकी इज्जत, एक तरफ से उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 74 लगता है, और जो ये एक्ट कर रहा है उसको 1 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, और प्लस उसको फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है, एंड उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ही विल देयर बाई आउटरेज इन मॉडेस्टी, तो यहाँ पे ही याद रखिएगा, यानी ये भी एक मैन के द्वारा एक्ट किया जा रहा है, यानी यहाँ पे जो ऑफेंडर होगा वो मैन होगा, और यहाँ पे जो विक्टिम होंगी वो हमेशा वुमेन होंगी, क्योंकि आउटरेज हमेशा वुमेन्स की होती हैं एज पर लॉ, ठीक है। तो सेक्शन 74 ये हो गया। 75 हमारा बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट। तो 75 हमने हमारे आईपीसी में 354 ABCD ये चारों लाए गए थे 2013 के अमेंडमेंट से हमारे आईपीसी में। तो अब उसको वहाँ से हटा दिया गया, मतलब हटाया क्या गया है, उसको यहाँ पे 75, 76, 77, 78 में रखा गया है, ठीक है, यानी 75, 76, 77, 78 याद रखिएगा। तो 75 हमारा बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। अ मैन, तो यहाँ पे भी ऑफेंडर एक मैन है। अ मैन कमिटिंग एनी ऑफेंस लाइक फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट sexual overtones, a demand or request of sexual favors, showing pornography और making sexual colored remark। तो यहाँ पे अगर कोई मैन है यानी कोई पुरुष है जो कि फिजिकल कांटेक्ट करने के लिए उसको किसी वुमन को बोल रहा है, या कोई डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी सेक्सुअल फेवर्स को लेके, या उसको पोर्नोग्राफी शो कर रहा है बिना उसके विल के, यानी किसी जो कोई एडल्ट मूवी है या कुछ ऐसे एक्ट जो कि वुमेन नहीं देखना पसंद करती है, उसके अगेंस्ट विल जाके, मतलब उसके अगेंस्ट जाके आप उसको दिखा रहे हो। और फोर्थ, यहाँ पे कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क किया जा रहा है, यानी यहाँ पे छेड़ा जा रहा है किसी को, है ना, उसके मतलब बॉडी पार्ट्स को देखा जा रहा है, या इस टाइप के उसके साथ कुछ भी रिमार्क किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये सेक्सुअल हरासमेंट कहलाएगा, जो कि एक पर्सन के द्वारा कमिट किया जा रहा है। और अगर ऐसा कोई पर्सन पाया गया जो कि ये एक्ट कमिट कर रहा है, तो वो एक सेक्सुअल हरासमेंट के लिए गिल्टी होगा, और उसको सज़ा मिल सकती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है, या तो फाइन या तो बोथ। तो यहाँ पे 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है, या फाइन या बोथ। कब? 1, 2, 3, यानी जब फिजिकल कांटेक्ट, डिमांड करे या शोइंग पोर्नोग्राफी, ऐसी कंडीशन में उसको 3 साल तक की सज़ा मिलेगी। और अगर वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, यानी किसी को मतलब रिमार्क कर रहा है ना, तो ऐसे कंडीशन में उसको 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है, और प्लस फाइन या दोनों भी मिल सकती है। सेक्शन 76 बात करता है असॉल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, यानी डिसरोब का मतलब होता है कंपेयर टू हर टू बी नेक्ड, यानी यहाँ पे डिसरोब का मतलब होता है उनको बिना कपड़ों के करना, या उनको नेक्ड करना एक तरफ से पब्लिकली। अगर यहाँ पे कोई पर्सन है यानी कोई वुमेन है, अगर वो पब्लिकली कुछ एक्ट कर रहा है, या कुछ मतलब किसी पर्सन को क्या एक तरफ से अवेट कर रहा है करने के लिए, ठीक है, पब्लिकली उसको डिसरोब करने की कोशिश कर रहा है, उसको नेक्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर सेक्शन 76 की धारा लगेगी। और ऐसी कंडीशन में मतलब
इस ऑफेंस में उसको 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और प्लस फाइन भी लग सकता है। 77 होता है वॉयरिज्म। तो वॉयरिज्म का मतलब होता है हूएवर वॉचेस कैप्चर इमेज ऑफ द वुमेन एंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट। मतलब वॉयरिज्म का मतलब होता है किसी को छुप के देखना। एक तरफ से अगर जनरल क्या कहते हैं उसे जनरल लैंग्वेज में बोले तो किसी को छुप के देखना, किसी को छुप के देखना ही यहाँ पे वॉयरिज्म कहलाता है। तो अगर कोई पर्सन है यानी कोई मैन है जो कि वुमेन को देख रहा है या उसकी फोटोज ले रहा है या उसको कैप्चर कर रहा है, ठीक है, और कब कर रहा है, जब वो वुमेन कोई अपना प्राइवेट एक्ट कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो बाथरूम में नहा रही है तो बाथरूम में आपने कैमरा लगाया हुआ है और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। या तो वो चलो ठीक है बाहर जाके कहीं भी ड्रेस चेंज कर रही है, चेंजिंग रूम में अगर वो ड्रेस ट्राई कर रही है तो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है या कोई देख रहा है, तो इसे ही वॉयरिज्म कहते हैं। और अगर ऐसा कोई पर्सन कर रहा है तो वो गिल्टी होगा सेक्शन 77 के लिए। और ऐसी कंडीशन में उसको 1 साल से लेके 3 साल तक की सज़ा हो सकती है पहले कन्विक्शन में। अगर उसको मान लो 3 साल तक सज़ा हुई और 3 साल तक वो सज़ा काट कर आया और फिर से उसने यही काम करना शुरू कर दिया, यानी सेकंड कन्विक्शन अगर हुआ तो सेकंड में उसको 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा उसको मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट एक्ट के बारे में बताया गया है तो एक्सप्लेनेशन 1 देख लीजिएगा कि अगर कोई लड़की का प्राइवेट एक्ट कौन कौन सा हो सकता है। तो विक्टिम जेनिटल्स, क्या कहते हैं, पोस्टीरियर्स, ब्रेस्ट और एक्सपोज्ड, मतलब कवर्ड ओनली इन अंडरवियर, मतलब वही चीज़ें जो लड़कियां प्राइवेट में करना पसंद करती हैं। अगर आप उसको छुप के देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो तो यही होता है वॉयरिज्म। ठीक है, अब 78 होता है स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग यहाँ भी मैन, मतलब सारे ही मैन के द्वारा किए जा रहे हैं। तो स्टॉकिंग का मतलब होता है फॉलोज अ वुमेन and contact or attempt to contact such women, foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such women। तो यहाँ पे सेक्शन 78 में बोला जा रहा है कि स्टॉकिंग तब मानी जाएगी जब कोई मैन किसी वुमेन को फॉलो करता है या उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये वो तब कर रहा है जब वो जो वुमेन है उसने क्लियर इंडिकेशन दे दिया हुआ है कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा फॉलो मत करो। फिर भी आप उसको फॉलो किए जा रहे हो, उसको कांटेक्ट किए जा रहे हो, हाय हेलो, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें किए जा रहे हो, उसको इंस्टाग्राम में पोस्ट लाइक हो रही है, उसको मैसेज पे मैसेज हो रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं स्टॉकिंग। तो ऐसा मत करना। सेकंड है मॉनिटर्स द यूज़ ऑफ वुमेन ऑन इंटरनेट, ईमेल, मतलब वही चीज़ कि जो मैंने अभी बताया, इंस्टाग्राम पे उसने अपना फाइनल क्लियर इंडिकेशन दे दिया हुआ है कि भाई मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे मैसेज मत करो। फिर भी आप उसको इंस्टाग्राम में हेलो, गुड मॉर्निंग, आई लव यू, फलाना ढमकाना लिख के भेजे जा रहे हो डेली डेली डेली, तो ये होता है स्टॉकिंग और इसके लिए आपको सज़ा भी मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा मत करना। फिलहाल सॉरी, मजाक कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा स्टॉकिंग। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा कि अगर कोई अंडर द लॉ, अंडर द कमांड अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है, किसी का पीछा किया जा रहा है, तो वो स्टॉकिंग के अंदर नहीं आएगा। ऑफ कोर्स लाइक कभी कभी होता है ना कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ही पीछा किया जाता है किसी पर्सन का, पुलिस ही पीछा कर रही है, तो वो स्टॉकिंग नहीं है क्योंकि ये अंडर द लॉ है और ये किसी काम के लिए उसका पीछा किया जा रहा है। बाकी अगर कोई आलतू फालतू पीछा करता है तो वो स्टॉकिंग होता है और इस चीज़ के लिए उसको 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है फर्स्ट कन्विक्शन में, और सेकेंड कन्विक्शन में उसको 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है और प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 79 जो बात करता है वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो सेक्शन 509 ये हम पहले अपने ये क्या है भाई, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो सेक्शन 79 हम इसको सेक्शन आईपीसी के 509 में पढ़ते थे, अब ये आ गया हमारा सेक्शन 79। मतलब आप देख रहे हैं कि वुमेन के जो इधर उधर तितर बितर जो हमारे ऑफेंसेस थे हमारे आईपीसी में, उन सबको कंपाइलेशन में, उन सबको कंसाइज फॉर्म में एक ही जगह पे रख दिया गया है, यानी पूरा एक चैप्टर ही बना दिया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन से रिलेटेड बातें होंगी, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑफेंस रेप से रिलेटेड हो, चाहे सेक्शुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, उनके विक्टिम से रिलेटेड हो, मतलब वुमेन से रिलेटेड जितने भी सेक्शन थे वो हमारे चैप्टर नंबर 5 में रख दिया गया है, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बीएनएस का एक ब्यूटीफुल सा एक क्या कहते हैं उसको क्रम मान लीजिए, है ना, ये बहुत ही अच्छा रहेगा याद वाद करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 79। इसमें ये बोला जा रहा है
कि कोई वुमेन का मतलब उसकी इज्जत को उछालने के लिए या उसकी इंसल्ट करने के लिए अगर कोई वर्ड जेस्चर दिया जा रहा है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, यानी किसी मैन के द्वारा, तो वो सेक्शन 79 के अंदर लायबल होगा और उसको इस चीज़ के लिए 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस अपॉन अ प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, अगर कोई प्राइवेसी भी अगर वुमेन चाह रही है फिर भी आप उसमें घुसे जा रहे हो तो वहाँ भी सेक्शन 509 लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल है लाइक छेड़ना। ठीक है, रोड पे कोई पर्सन जा रहे हैं, कोई वुमेन जा रही है, उसको पीछे से वर्ड बोला जा रहा है, वाह क्या जा रही है, इस टाइप का, है ना। जानते ही हैं क्या क्या होता है, छेड़ू लोग क्या क्या करते हैं। तो वो जितने भी कोई गाना गा रहा है, हनी सिंह का गाना गा रहा है, ठीक है, कुछ भी गाना गाते हुए चला जा रहा है, कुछ रिमार्क कर दे रहा है, या लड़की जा रही है तो बगल से बाइक निकाल ले रहे हैं, इतनी तेज़ी से ले रहे हैं कि आगे जाके वो चाहे गिर ही जाए, है ना। फ्लैक्स मारना एक तरफ से। अगर ऐसी कुछ चीज़ें की जा रही हैं जिसमें वुमेन को लग रहा है कि ये मुझे छेड़ा जा रहा है, मेरे इंसल्ट की जा रही है, तो इस टाइप की अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो सेक्शन 509 ऑफ IPC और सेक्शन 79 ऑफ BNS में आएगा, जिसमें 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 80, जो बात करता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। तो मैरिज से रिलेटेड हमारा 80 से लेके 87 तक है, और ये डावरी डेथ से स्टार्ट होता है, 87 तक हम देखेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि मेरी क्लासेस आपको पसंद आई हो, और अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे कमेंट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और मैं ट्राई करूँगी कि BNS के बाद हमारा BNHS जल्दी ही आए, और आपका प्रिपरेशन, आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा जा रहा हो। प्लीज़ अच्छे से करिए प्रिपरेशन और जल्दी से जुडिशरी क्वालिफाई करिए। और थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो और कुछ गलत हो या कुछ सजेशन देना हो तो इसके लिए मेरा कमेंट हमेशा ही ओपन है। और बस थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।